नमस्कार दोस्तों, रवि गुप्ता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्यापम में पूछे हुए एडवांस लेवल के जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस करूंगा, जो संख्या पद्धति से संबंधित है। संख्या पद्धति में सबसे पहला प्रश्न इस तरह का, 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28 प्लस निम्नलिखित में से किससे डिवाइडेड है, मतलब यह किस संख्या से कट जाएगी। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान से, सबसे पहले 3 की पावर 25 है, तो सभी में से पहला जो सबसे बड़ा है, पहला इधर 3 की पावर 25 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ हमने 3 की पावर 25 को कॉमन निकाला, तो पहले कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो पहले भाग किए तो 3 की पावर 25 कॉमन निकाले तो बचा 1। आगे 3 की पावर 26, 3 की पावर 26 में से 3 की पावर 25 को हमने भाग किया तो बचेगा 3 की पावर 1। फिर 3 की पावर 27 में से हमने भाग किया तो बचेगा 3 की पावर 2। फिर 3 की पावर 28 में 25 चला जाएगा तो बचेगा 3 की पावर 3। अब इसके मान को लिख लीजिए, 3 की पावर 25, ब्रैकेट में सारे प्लस हैं, कर लीजिए। 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 3 की पावर 3 मतलब 27। ब्रैकेट में सभी को जोड़ेंगे, 27 और 9 कितना होता है 36, 36 और 3 39, 39 और 1 कितना हुआ 40। तो 3 की पावर 25 और ब्रैकेट को हल किए, 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 1 40। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या ये संख्या इसमें से किसी ऑप्शन से कटती है? तो यहाँ यह संख्या 11 से नहीं कटेगी, नज़र आ रहा है। 16 से भी नहीं कटेगी क्योंकि 40 नहीं कट रहा है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यह संख्या 25 से भी नहीं कटेगी। हाँ, 30 में यह संख्या 30 से कटेगी क्योंकि इसका 30 का एक गुणनखंड होता है। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 30 का एक गुणनखंड करके देख लेते हैं। अगर मैं इसे काटूँ तो ये 0 0 कटेगा और ये 3 इसके 3 को आगे चल के काट देगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है 30, जो इस पूरी संख्या को काट सकता है। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हमने लिखा 3 की पावर 25 और इसको हल किया तो 40। क्या यह संख्या 11 से कट सकती है? तो नीचे 11 का रख करके काट के देखिए, नहीं कट रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और संख्या ले सकते हैं तो 16 भी रख के देख लीजिए। 3 की पावर 25 और बटे में 16 हमने रख के देखा तो एक बार तो कटा, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कटा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं 30, तो अभी मैंने काट के बताया था 3 की पावर 25 और 40 में 30 का भाग करेंगे तो 1 0 कट जाएगा और ये 3 कट जाएगा। तो यह संख्या पूरी तरह किससे विभाजित है? तो उत्तर 30। ये अगला प्रश्न भी RI 2015 में पूछा गया है। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किस ऑप्शन से या किस संख्या से विभाज्य है? तो सबसे पहली संख्या जो लिखी होती है उसी को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4 की पावर 61 को हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन मतलब होता है भाग देना, तो इसमें 4 की पावर 61 का भाग करेंगे तो 1, 4 की पावर 62 में 4 की पावर 61 का भाग करेंगे तो 1 पावर बचेगी। 4 की पावर 63 में 61 को घटाएंगे, क्योंकि पावर अगर भाग करे तो घटती है,
तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 4 की पावर 64 में करेंगे तो 3 बचेगा। पावर के मान को लिख दीजिए। मान को लिखे तो ये हुआ 1, 4 की पावर 1 मतलब 4, इसकी पावर 1 मतलब 16 और इसका 64। आगे हमने हल किया तो 4 की पावर 61, इसको जोड़ते हैं तो ये हुआ 64 और 16 80, 80 और 4 84 और 1 85। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ साइड में ब्रैकेट का हिस्सा 85। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को उठाइए और इसके नीचे रखिए, और अगर वो कट जाता है तो उसको काटना है। तो यहाँ अगर मैं नीचे 3 रखूँ तो 3 85 से नहीं कटता, 3 85 से नहीं कटेगा, तो सीधे मैं उत्तर पर आता हूँ। अगर मैं इसे भाग करूँ 10 से तो ये 5 से कटेगा 17, फिर बचेगा 2 और ये 2 4 को काट देगा। तो पूरी तरह से किससे कट रहा है? तो उत्तर 10 से कट रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये एसएससी मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान से, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 किस संख्या से विभाज्य होगी? तो सबसे पहली पावर को कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 71 आप कॉमन निकालिए। कॉमन होता है मतलब भाग देना। तो 2 की पावर भाग की 71 तो यहाँ 1, यहाँ 2 की पावर भाग की है तो 1, 73 में 71 माइनस हो जाएगा तो 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 3। ब्रैकेट के मान को लिखते हैं। 2 की पावर 71, मान हमने लिखा तो 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। ब्रैकेट के हिस्से को जोड़ते हैं तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। 2 की पावर 71 और गुणे 15 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप चाहे तो एक एक करके मान रख के देख सकते हैं। जो पूरी तरह से काट दे वो उत्तर कहलाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं लिखता हूँ समझाने के लिए। 9, क्या 9 इस संख्या को पूरा काट देगा? तो काट के देखते हैं। ये कटा 5 3 से और ये 3, अभी भी क्या बच गया? 3। अर्थात ये 9 संख्या इसे पूरी तरह से नहीं काट पा रही है क्योंकि नीचे में भी 3 बच रहा है। फिर से एक बार देखते हैं अगला। 2 की पावर 71 गुणे 15, सीधे मैं उत्तर पर आता हूँ। यहाँ एक ऑप्शन है 10, नीचे 10 रख के देखते हैं। काटे तो 5 दिया 15, ये 3, यहाँ पे आया 2, अभी ये 2 फिर से एक बार इस 2 से कट रहा है। तो नीचे पूरी तरह से संख्या कट जा रही है। किस ऑप्शन से कट जा रही है? 10। तो यह किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? तो उत्तर 10 से। फिर से रोक देता हूँ, यहाँ पे बोलो। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस अगले प्रश्न का सलूशन काफ़ी बड़ा होता है। 10वीं क्लास का ये क्वेश्चन है और पीएससी मेंस में भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सलूशन काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन के फ्रेम को आप अच्छे से देख लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा फिक्स है, लेकिन इसकी पहचान मैं बता देता हूँ पहले। अगर कोई चीज़ योग और अंतर के रूप में हो तो यहाँ पे योग और अंतर के रूप में एक बार p है, फिर प्लस, फिर योग और अंतर के रूप में यहाँ एक बार q है। यहाँ पे एक बार योग और अंतर के साथ p है, यहाँ योग और अंतर के साथ q। तो इसको बोला जाता है योगांतर अनुपात। तो अगर किसी प्रश्न में ऐसा स्ट्रक्चर है और योगांतर अनुपात का प्रश्न है अगर, तो हमेशा इसका उत्तर हमेशा इसका उत्तर 2 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप रट लीजिए, इसका उत्तर हमेशा 2 होता है। अगर मैं इसके सलूशन को बताऊं तो ये पीएससी मेंस के हिसाब से 2 पन्ने का सलूशन है, इसलिए आप इसके उत्तर को रट लीजिए। हमेशा इस स्थिति में उत्तर 2 ही प्राप्त होता है। तो
तो इसका उत्तर होगा 2। यह पटवारी 2017 का प्रश्न। इनके जगह वेट से लिखो। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है ये। यहाँ पे फिर वैसा ही एक स्ट्रक्चर है। एक बार x के साथ a प्लस में और एक बार x के साथ a माइनस में, योग और अंतर। फिर एक बार x के साथ प्लस b योग में, फिर x के साथ माइनस b अंतर में। तो ये योगांतर अनुपात का पीएससी मेंस का क्वेश्चन होता है, जो जिसका सलूशन लगभग 1.5-2 पन्ने का होता है। इसलिए इतना बड़ा सलूशन ना करके हमेशा इस तरह के प्रश्न का उत्तर, स्पेशली इस तरह के प्रश्न का उत्तर रट लीजिए। इसको हल करने पर हमेशा उत्तर कितना प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। लगातार कई वर्षों से पीएससी में हैंडशेक या हाथ मिलाने के प्रश्नों को पूछा जा रहा है। पीएससी और व्यापम में आप देखेंगे कि कई बार हाथ मिलाने के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो हाथ मिलाने के संबंध में एक सूत्र होता है, कुल हैंडशेकों की संख्या बराबर सूत्र होता है n-1 डिवाइड बाई 2। ये किसका सूत्र है? कुल हैंडशेक। चलिए आगे प्रश्न हल करते हैं सीधे। एक पार्टी में 12 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाए तो कुल हैंडशेकों की संख्या कितने होंगे? तो यहाँ पे आपको व्यक्ति पार्टी में कितने हैं? 12। 12 मतलब n का मान कितना है? 12। n मतलब व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पार्टी में व्यक्तियों की संख्या 12 है। तो सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है n-1 डिवाइड बाई 2। तो n का मान लिखेंगे 12 गुणे 12 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। एक स्टेप और करते हैं आगे, ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। 12 गुणे 11/2 काटे तो 12 छिक्का 72, गुणा करने पे अंतिम रूप से उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 66। तो अगर पार्टी में 12 लोग हैं तो 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मान रखने पे कुल हैंडशेकों की संख्या 66 होगी। सेम उसी प्रकार अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। एक पार्टी में 8 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति अगर आपस में हाथ मिलाए तो कुल हैंडशेक की संख्या क्या होगी? तो हमको निकालना है कुल हैंडशेक की संख्या। उसका एक सूत्र होता है, साइड में लिखा हुआ है। यहाँ n क्या है? व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ व्यक्ति कितना है पार्टी में? 8। आगे की 8 माइनस 1 और डिवाइड बाई 2। मैं इसको यहीं पे काट देता हूँ। काट दिया मैंने, ये हुआ 4। ब्रैकेट को हल किए तो ब्रैकेट में आया 7, 8 में से 1 गया 7 और कुल हैंडशेकों की संख्या 7 चौके 28। अब इसके कुछ और उच्च स्तरीय प्रश्न आते हैं हैंडशेक के, जो पीएससी में पूछे हुए हैं। मैं उन पर डिस्कस कर लेता हूँ। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की संख्या हमको नहीं पता, मतलब हमको n नहीं पता। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति मतलब व्यक्ति की संख्या में नहीं पता, जो आपस में हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक 15 होते हैं तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे मैंने एक जानकारी लिखी है। कुल हैंडशेक का सूत्र होता है n-1 डिवाइड बाई 2 और कुल हैंडशेक कितने के बराबर है? 15 के बराबर। जब इस तरह के प्रश्नों को हम हल करते हैं तो अक्सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण बनता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि वर्ग समीकरण से बचते हुए इसे हल करने के लिए ऑप्शन का प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब, अगर मैं इसे हल करूं तो ये वर्ग समीकरण बनेगा। वर्ग समीकरण काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसलिए जब भी इस तरह का अगर कोई समीकरण बने तो एक ऑप्शन उठाइए, यहाँ पे मान रखिए, जिसका उत्तर 15 के बराबर हो जाए वो उत्तर हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को हल करके बता देता हूँ।
थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा उत्तर है 10। तो यहाँ n का मान 10 रख के देखिए, अगर 10 रखने के बाद हल करने से 15 प्राप्त हो जाए तो वो उत्तर हो जाएगा। रख के देखते हैं। 10 में से 1 गया 9 डिवाइड बाई 2। मैंने पहला ऑप्शन रखा है 10 रख के देखा और काटा तो ये कट के हुआ 5, 9 पना 45। तो 10 रखने से उत्तर क्या प्राप्त हो रहा है? 45। 45 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब हमारा उत्तर 10 नहीं है। इसी तरह से अगले ऑप्शन को भी रख के देख लेते हैं, क्या हमारा उत्तर 8 है? तो 8 रख के यहाँ देखिए, तो 8 n-1 मतलब 8 से 1 कम 7 डिवाइड बाई 2, 7 चौके 28। अभी भी उत्तर हमें 15 नहीं प्राप्त हुआ। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। 6 माइनस 1 मतलब 5/2। यहाँ पे हमने काटा तो उत्तर कितना प्राप्त हुआ? 15। किस ऑप्शन को रखने से प्राप्त हुआ? 6। जब कभी किसी प्रश्न में ऐसी स्थिति आए तो वर्ग समीकरण की जगह हमेशा ऑप्शन से हल करना चाहिए, ये सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ उत्तर हमारा क्या प्राप्त होगा? 6। इसी तरह से सेम अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आते हैं जिसमें व्यक्तियों की संख्या नहीं प्राप्त होती। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति हैं जो आपस में हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक 45 हैं तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? कुल हैंडशेक का ये सूत्र होता है n-1 डिवाइड बाई 2। ये हुआ कुल हैंडशेक जिसकी संख्या कितनी है? 45। अब यह प्रश्न अगर हल किया जाए तो कहीं ना कहीं वर्ग समीकरण बनता है। वर्ग समीकरण को हमेशा किससे हल करना चाहिए? ऑप्शन से। कहने का मतलब यहाँ पर n का मान एक एक करके रख के देखिए, जितने समय में आप सारे क्वेश्चन हल करेंगे उतने देर में वर्ग समीकरण नहीं हल होता, इसलिए ऑप्शन से करके देखते हैं। 12 रख के देखते हैं। 12 n-1 मतलब 11 और डिवाइड बाई 2। काटा हमने तो इसको हल करने पे 66 आया, जबकि उत्तर क्या होना चाहिए? 45। ज़्यादा हो जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। छोटा लेंगे तो 10 रख के देखते हैं, क्या हमारा उत्तर 10 है? तो 10 का मान रख के देखते हैं। 10 में से 1 गया 9 और बटे 2, हमने इसको काटा तो 9 पना 45। यहाँ पर डी ऑप्शन रखने से हमें कुल हैंडशेकों की संख्या 45 प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर है 10। अभी हमने कुल हैंडशेक देखा था। आजकल एसएससी में एक प्रश्न आता है, कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी? तो जैसे पार्टी में हाथ मिलाना होता था वैसे ही पार्टी में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं आपस में, तो कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता होगी? तो उसका एक सूत्र होता है n-1। तो ये प्रश्न देखते हैं। एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता होगी। तो कुल गिफ्टों का सूत्र होता है, आपके सामने लिखा है n-1। तो यहाँ व्यक्तियों की संख्या हो गई 20। अगर वो एक दूसरे को गिफ्ट दें तो n बराबर 20 और 20 माइनस 1 कैलकुलेट किया हमने तो 20 गुणे 19। 19 गुणे 20 का मान होता है टोटल 380। तो उस पार्टी में कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता होगी? तो उत्तर 380 गिफ्ट। जल्दी से अगला देखते हैं। एक पार्टी में 15 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गिफ्ट दे तो पार्टी में कुल कितने गिफ्टों की आवश्यकता होगी? तो कुल गिफ्ट का सूत्र होता है n-1।
तो n मतलब व्यक्तियों की संख्या, तो पार्टी में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 15 और गुणा 15 माइनस 1, कैलकुलेट किए तो 15 और ब्रैकेट कॉल किए तो 15 में से 1 गया 14, 15 गुणे 14 का मान होता है कैलकुलेट करने पे 210। तो पार्टी में गिफ्ट की आवश्यकता कितनी होगी? तो उत्तर 210। आप सभी को आज भी मैंने जो भी पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे सभी लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।